शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका भुवनेश सिंघल सतमौला कवियों की चौपाल के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कवियों की चौपाल की इस महफिल में आज एक नए रंग में, नए रूप में पुनः आपके बीच में उपस्थित है। और हमारे साथ आज जो कवि यहाँ पर मौजूद हैं, देश के वो वरिष्ठतम कवि जिनके कविताओं के दीवाने न केवल देश में हैं बल्कि विदेशों तक हैं, ऐसे हमारे बीच में देश के बहुत ही वरेण्य कवि हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहला नाम जिनका लेना चाहता हूँ हमारे मध्य में, पंडित सुरेश नीरव, देश के एक ऐसा बड़ा साहित्यकार जिसकी वाणी पर मां सरस्वती साक्षात विराजती हैं। ऐसे पंडित सुरेश नीरव हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं उनकी उपस्थिति का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसके बाद प्रियंका राय जी, जो आयु में बहुत छोटी है मगर कविता में यदि उनके कद को तोला जाए तो शायद आज जो देश के चुनिंदा कवि हैं, कवित्री हैं, उनमें आज वो शुमार हैं। मैं प्रियंका राय ओम नंदिनी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही एक बड़ा स्वर, ओजस्वी स्वर, मनोज मिश्रा जी हमारे बीच में। मनोज मिश्रा कप्तान का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ग्वालियर से हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं श्री रामवरण ओझा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, सतमौला कवियों की चौपाल में हम कवियों को सुनते हैं एक एक करके क्रम से। हमारे मध्य में, जैसा मैंने पहले कहा, उनका परिचय कराते हुए हमारे बीच में पंडित सुरेश नीरव जी हैं, देश के वो बड़े साहित्यकार जिनकी उपस्थिति किसी भी काव्य मंच पर सफलता की गारंटी होती है। देश उनको सुनना चाहता है, श्रोता उनको सुनना चाहते हैं, दर्शक उनको देखना चाहते हैं। न जाने कितने आज की पीढ़ी के युवा कवि जब उनके चरणों में बैठते हैं तो कलम को थामना सीखते हैं, और उस कलम को थामकर आज देश के बड़े मंचों पर जो काव्य पाठ कर रहे हैं, ऐसे अनेक युवाओं के प्रेरणा स्रोत। और इस वर्तमान युग में यदि हम आधुनिक कविता में जब नाम लेते हैं चंद ऐसे कवियों का जिन पर माँ सरस्वती साक्षात विराजती है, उनमें से एक पंडित सुरेश नीरव है। उनकी गर्मामयी उपस्थिति आज हमारे मध्य में हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पंडित सुरेश नीरव का। आपकी जोरदार तालियां मिले पंडित सुरेश नीरव जी को। मैं आमंत्रित करता हूं देश के बड़े कवि, बड़े साहित्यकार पंडित सुरेश नीरव। मैं कुछ आपके बीच में हास्य व्यंग की एक अलग डिजाइन की कविताएं लेकर आया हूं, क्योंकि वैज्ञानिक चेतना से लेस मेरा मन रहता है तो कहीं कहीं उसमें वैज्ञानिक प्रतीक भी आते हैं। देखिएगा, पत्नी के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं, मैंने पत्नी को अपने ढंग से डिफाइन किया है कि बीबी है बैंक, बीबी है बैंक और पतियां जन्म कर्ज है। बीबी है बैंक सॉरी
बीबी है बैंक और पतियां जन्म कर्ज है, नखरों की पासबुक में सारी तनख्वाह दर्ज है। क्या गए। बीबी है बैंक और पतियां जन्म कर्ज है, नखरों की पासबुक में सारी तनख्वाह दर्ज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीजा श्री के वास्ते टॉनिक है सालियां, जीजा श्री के वास्ते टॉनिक है सालियां, साला तो वायरस है ला इलाज मर्ज है। वाह वाह। जीजा श्री के वास्ते टॉनिक है सालियां, साला तो वायरस है ला इलाज मर्ज बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीबी की फायरिंग से बचाता नहीं कोई, बीबी की फायरिंग से बचाता नहीं कोई, सर ओखली में दे पड़ी ये किसको गर्ज है। गजब। और देखिएगा कश्मीर एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उसे श्रृंगार रस में मैं कैसे लाता हूँ। कश्मीर जैसा हुस्न करगिल सी अदाएं, बंकर सी आंखों वाली को आदाब अर्ज है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया पंडित सुरेश नीरव जी ने यहाँ पर काव्य पाठ किया। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जब पंडित सुरेश नीरव को सुना जाता है तो मन करता है कि इनको और सुने। आज वही आभास मुझको पुनः हुआ। लग रहा था कि कुछ देर को और पंडित सुरेश नीरव को सुना जाए, मगर समय की अपनी बाध्यताएं होती हैं। हमको अगले कवि तक पहुंचना है, अगली कवित्री तक पहुंचना। हमारे मध्य में प्रियंका राय ओम नंदिनी यहां पर उपस्थित हैं। ओजस्वी स्वर है, मैं स्वतंत्र रूप से उनसे आमंत्रित करता हूं, उनको जो उनका मन हो आज सुनाएं। प्रियंका राय ओम नंदिनी, आप स्वागत कीजिए प्रियंका राय ओम नंदिनी का। आप सभी को सतमोला कवियों की चौपाल में प्रियंका राय ओम नंदिनी का नमस्कार, अभिवादन। और एक गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, और गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। कभी भी थक कर हार कर रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। अब एक गीत पढ़ती हूँ। बनकर सूरज तेज तपिस में जलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा। जीवन के कुछ अटल सत्य हैं, उनसे क्या घबराना, कैसी भी मुश्किल आए बस हंस के बढ़ते जाना, सोने को कुंदन बनने तक डलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा। समर भूमि में हाथ जोड़कर वीर नहीं दिखते हैं, युगों युगों से गौरव गाथा अभिमन्यु लिखते हैं। समर भूमि में हाथ जोड़कर वीर नहीं दिखते हैं, युगों युगों से गौरव गाथा अभिमन्यु लिखते हैं। अंत समय तक साहस के संग पलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा। गीत का आखिरी बंद। सृष्टि के इस रंग मंच पर सुख दुख का अभिनय है, लेकिन दम के बाद उजाले का आना निश्चय है। बस अपने किरदार में हमको ढलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा। बनकर सूरज तेज तपिस में जलना ही होगा। बहुत अच्छा प्रियंका जी, आपने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं की संवेदनाओं को भी स्पर्श करने का जो प्रयास किया वो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं प्रियंका, आपने कम उम्र में एक बड़ा नाम कमाया है। अगले कवि की ओर चलना चाहता हूं। हमारे मध्य में ओजस्वी स्वर मनोज मिश्रा कप्तान जी, आप स्वागत कीजिए मनोज मिश्रा कप्तान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल
के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज एक रचना ऐसी प्रस्तुत कर रहा हूँ। 500 वर्ष की पीड़ा के बाद एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित होती है जिसमें रामलला जी को उनका चबूतरा मिलता है। और मैं कविता पढ़ता हूँ, सुने आप। कि जन जन का ईमान खड़ा था, मर्यादित सम्मान खड़ा था, एक वाक्य में बात कहूं तो सारा हिंदुस्तान खड़ा था। बिना किसी की हार बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम, बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। हे दुख हरण तुम्हारी जय हो, सीतावरन तुम्हारी जय हो, जन मन रंजन देने वाले पारा शरण तुम्हारी जय हो। उस समय रंजन गोगोई जी मुख्य न्यायाधीश थे और पारा शरण जी मुख्य अधिवक्ता थे। कि जन मन रंजन देने वाले पारा शरण तुम्हारी जय हो, लाखों ने है लड़ी लड़ाई, कोठारी से कितने भाई, कातर मन से सोड़ित धारा देख रही थी सरयू माई। भोर सरीखे युवा धर्म हित, 20-20, 25-25 साल के बच्चे, भोर सरीखे युवा धर्म हित, ढलकर बन गए शाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। और करते हैं हम सबका आदर, ईसा मूसा अन्य बिरादर, रखते सबसे भाईचारा, ओढ़ के समरसता की चादर। आखिर में वह दिन भी आया, बहुप्रतीक्षित दिन, आखिर में वह दिन भी आया, राम ही जाने राम की माया। धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया। विडंबना देखिए, धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया। 1.25 अरब की आंखें छलकी, सुनकर ये परिणाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। और गीत का अंतिम बंद रखता हूं, सुने। कि सुनकर हैं गद गद नर नारी, गूंजे राम लला जयकारी। हे रघुनंदन यलख निरंजन, द्रबहु सो दशरथ यजिर बिहारी। हुआ सफल जन जन का नारा, कौन सा नारा? रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आदरणीय सत्यनारायण मौर्य जी की पंक्तियां, कि हुआ सफल जन जन का नारा, वैभव देखेगा जग सारा। इतना सुंदर इतना प्यारा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा। चम 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 चमकेगा नया अयोध्या धाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय जय श्री राम। बहुत अच्छे मनोज जी, निश्चित रूप से जैसी आपसे आशाएं थी, आप सदैव राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं कविता का ये धर्म भी होता है कि वो उसमें धर्म की बात करे, समाज की बात करे, पुण्य की बात करे और राष्ट्र की बात करे। आप सदैव उस धर्म को निभाते हैं। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं मैं। अगले कवि की ओर चलना चाहते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे मध्य में ग्वालियर से पधारे हैं श्री रामबरन ओझा जी। बहुत ही वरिष्ठ कवि है, बहुत सिंपल सादगी से जिन्होंने कविताएं लिखी, विभिन्न विषयों पर लिखा, विभिन्न रसों पर लिखा। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आपकी जोरदार तालियां मिले श्री रामबरन ओझा जी। एक गीत मैं दे रहा हूँ, ये दुनिया का वो गीत है आर्य जी
कि दुनिया में लोग कैसा बर्ताव करते हैं। तो ये बर्ताव का गीत है, सामाजिक व्यवस्थाओं का गीत है और सूफी गीत है कि दुनिया इधर उधर से डोले मुझको सोन चिड़ैया बोले, कि दुनिया इधर उधर को डोले मुझसे सोन चिड़ैया बोले, दुनिया इधर उधर को डोले मुझसे सोन चिड़ैया बोले, पत्थर लेकर हाथ खड़ी है जीवन की ये कठिन घड़ी है, ढूंढ रहा हूँ इस धरती पर खोया है विश्वास कहीं पर, कि पत्थर लेकर हाथ खड़ी है जीवन की ये कठिन घड़ी है, ढूंढ रहा हूँ इस धरती पर खोया है विश्वास कहीं पर, और भेद भाव वाली ये दुनिया, कि भेद भाव वाली ये दुनिया, मन का भेद न कुछ भी खोले मुझसे सोन चिड़ैया बोले मुझसे सोन चिड़ैया बोले, सत्य धर्म की डगर बताती रास्ते नए नए दिखलाती, कि सत्य धर्म की डगर बताती रास्ते नए नए दिखलाती, करने क्या आए धरती पर जाकर क्या बोलोगे ऊपर, कि सत्य धर्म की डगर बताती रास्ते नए नए दिखलाती, करने क्या आए धरती पर जाकर क्या बोलोगे ऊपर, खुद को तौल रही लाखों में, कि खुद को तौल रही लाखों में, मुझको दो पैसे में तौले दुनिया इधर उधर को डोले, इधर उधर को डोले मुझसे सोन चिड़ैया बोले। और आगे कि मैंने लोगों के कहने से क्या क्या किया, कि मैंने सब रास्ते अपनाए दुनिया ने जो जो बतलाए, कि मैंने सब रास्ते अपनाए दुनिया ने जो जो बतलाए, फिर भी हाथ नहीं कुछ पाया, हर रास्ते में धोखा खाया, और खुद ने बोला उल्टा सीधा, और खुद ने बोला उल्टा सीधा, मुझसे बोल रही बड़ बोले दुनिया इधर उधर को डोले मुझसे सोन चिड़ैया बोले, सोन चिड़ैया बोले। और दुनिया मुझे क्या कहना चाहती है कि मुझे बावरा कहती दुनिया, और खुद का बिठा बिठा कर गुनिया, कि मुझे बाबरा कहती दुनिया खुद का बिठा बिठा कर गुनिया, मेरे दुर्गुण खोल खोल कर बता रही है बोल बोल कर, मुझे बताया पक्का झूठा, कि मुझे बताया पक्का झूठा, खुद को धर्मराज से तले दुनिया इधर उधर को डोले चिड़ैया बोले, दुनिया इधर उधर को डोले मुझसे सोन चिड़ैया। नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, और राम बरन ओझा जी की इन्हीं कविताओं के साथ अब एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया। छोटा सा एक अल्प विराम लेते हैं, तब तक आप लीजिए सतमोला खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा। मिलते हैं ब्रेक के बाद दोबारा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या सतमोला। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपसे जोड़ते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हैं देवेंद्र शर्मा देव जी। बहुत ही अच्छे कवि हैं, संवेदनाओं की कविताएं लिखते हैं, समसामयिक विषयों पर लिखते हैं, समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। मैं स्वतंत्र रूप से उनको आमंत्रित करता हूं कि जो उनका मन हो सुनाए। आपकी जोरदार तालियां मिले देवेंद्र शर्मा देव जी। मैं देवेंद्र शर्मा देव आप सभी का सतमोला कवियों की चौपाल में हार्दिक स्वागत करता हूं और रखता हूं एक कविता माँ से संबंधित
एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि माँ की गोदी से भला नहीं सुरक्षित गेह, कहाँ सकल संसार में माँ के जैसा स्नेह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। गीत प्रस्तुत है। तेरी यादें दिल को तड़पाती हैं माँ। क्या बात। तेरी यादें दिल को तड़पाती हैं माँ। हाँ सच में तू याद बहुत आती है माँ। आहा, क्या बात। तेरी यादें दिल को तड़पाती हैं माँ। हाँ सच में तू याद बहुत आती है। क्या बात, क्या बात। सब त्योहार लगे हैं सूने सूने से, कहाँ नजर आती है अब तू ढूंढे से। सब त्योहार लगे हैं सूने सूने से, कहाँ नजर आती है अब तू ढूंढे से। नजर ढूंढती तुझको रह जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। वाह वाह वाह। तू याद बहुत आती है माँ। कहने को तो माँ तेरा प्रतिरूप हूँ मैं। तू थी शीतल छाँव सुलगती धूप हूँ मैं। कहने को तो माँ तेरा प्रतिरूप हूँ मैं। तू थी शीतल छाँव सुलगती धूप हूँ मैं। बिन तेरे ये धूप झुलस जाती है माँ। क्या बात। हाँ सच में तू याद बहुत आती है माँ। वाह वाह वाह। कब समझा मैं माँ तब तेरी बातों को, मुझ पर जो न्योछावर की उन रातों। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कब समझा मैं माँ तब तेरी बातों को, मुझ पर जो न्योछावर की उन रातों को। ये अब मेरे जीवन की थाती है माँ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई। बहुत बढ़िया। हाँ सच में तू याद बहुत आती है माँ। स्मृतियों से भाव विहल हो जाता हूँ। तेरे आशीषों में तुझको पाता हूँ। स्मृतियों से भाव विहल हो जाता हूँ। तेरे आशीषों में तुझको पाता हूँ। तू क्या थी ये बात समझ आती है। बहुत अच्छे, बहुत मार्मिक। हाँ सच में तू याद बहुत आती है माँ। हाँ सच में तू याद बहुत आती है माँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे देवेंद्र शर्मा देव जी। निश्चित रूप से आपने, जैसा मैंने कहा था कि संवेदनाओं की कविताएं बहुत अच्छी सुनाते हैं, और माँ पर जो आपने काव्य पाठ किया निश्चित रूप से दर्शकों के हृदय में सीधे उतरा होगा। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, साधुवाद देता हूँ एक अच्छे गीत के लिए। और कहा गया है कि कई बार हमारे देश के बड़े कवि हैं हरिओम पवार जी, वो भी कहा करते हैं कि काव्य मंचों की जान यदि आज भी शेष है तो गीतों के माध्यम से। गीत किसी भी मंच की जान होता है, साहित्य की जान होता है, और मैं उस जान को कायम रखने के लिए और बहुत खूबसूरती से उसको निभाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
अगले कवि की ओर चलना चाहते हैं। हमारे बीच में राकेश भटनागर भ्रमर जी उपस्थित हैं। यहाँ पर वीर रस के अच्छे कवि हैं, बड़े कवि हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। जब वो कविताएं कहते हैं तो निश्चित रूप से उनके कविताओं में एक प्रेरणा होती है, एक जागृति की भावना होती है। वीर रस की बात करते हैं, ओज की बात करते हैं। 4 पंक्तियां कहता हूं देश के नौजवानों को समर्पित करते हैं और उनको आमंत्रित करना चाहता हूं राकेश भटनागर भ्रमर जी को। 4 पंक्तियां के किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम विवेकानंद हो जाओ। आवाज देता हूं ऐसी ही जागृति करने के लिए राकेश भटनागर भ्रमर जी। मैं राकेश भटनागर भ्रमर शिवपुरी मध्य प्रदेश से सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस चौपाल में आमंत्रित किया गया। आज मैं अपनी रचना हिंद का गौरव पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और ये मैंने संदर्भ लिया है चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कृपया मुझे अपना आशीष दें जी। जन जन के मन में बसता बेटा हिंदुस्तान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान का। आपके पिताजी थे सोमेश्वर और आपकी माताजी थी कर्पूरी। तो माता और पिता के आदर्शों से और जो उनके संस्कार मिले उससे पृथ्वीराज चौहान जी बचपन से ही बहुत ही निर्भीक और शेरदिल इंसान थे। तो मैंने वर्णन किया है, सोमेश्वर के आशीषों ने वीर रक्त संचार किया, अल्पायु में पृथ्वी ने जबड़ा शेर का फाड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खेलते खेलते शेर के बच्चे को उन्होंने मुंह फाड़ दिया था। तो लिया जन्म पाटन में मरुभूमि पाकर धन हुई, अनुपम अलौकिक प्रतिभा से माँ कर्पूरी प्रसन्न हुई। जन जन के मन में बसता बेटा हिंदुस्तान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान का। बहुत कम आयु में आपने राज्य की गद्दी प्राप्त की, कम उम्र थी उनकी। तो मैंने लिखा है, अल्पायु में अजय मेरु के सिंहासन पर धाक जमाई, क्या बात। चलन ना दी गद्दारों की विजय पताका फहराई। बहुत अच्छे। पृथ्वी के आभा मंडल ने संयोगिता का दिल जीत लिया, बनी अजय मेरू की रानी पति का गौरव गान किया। जन जन के मन में बसता बेटा हिंदुस्तान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। हिंदू गौरव को धारण कर देवों के आदर्शों को पाला, अद्भुत रण कौशल से दिल्ली का ताज संभाला। दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करते ही उनके जीवन में अनेकानेक कठिनाइयां चुनौतियां आई। तो मैंने लिखा है, गद्दारों के षड्यंत्रों की पृथ्वी ने नींद उड़ाई, बुझने ना दी प्रेम पताका धर्म नीति अपनाई। क्या बात। जन जन के मन में बसता बेटा हिंदुस्तान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज जी के जीवन में उनके मित्र चंद्रवरदाई की बहुत बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल। चंद्रवरदाई ने अनेक मौकों पर अपने परामर्श के द्वारा, अपने सलाह के द्वारा, काव्य पाठ के द्वारा कई बार पृथ्वीराज जी को अनेक संकटों से उबारा। तो मैंने लिखा है, पाई मित्रता चंद की दोनों की जोड़ी बनी मिसाल, पौरुष और ज्ञान की जलने लगी मसाल।
पग पग पर चंद ने पृथ्वी की जान बचाई, पापियों के षड्यंत्रों में जमकर सेंध लगाई। जन जन के मन में बसता बेटा हिंदुस्तान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान का। इतिहास में अंकित है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार पृथ्वीराज जी ने उनको पराजित किया। तो मैंने लिखा है, हिंद पर कब्जे की योजना गौरी की बेकार हुई, हारा 17 बार रण में पृथ्वी की जय जयकार हुई। घृणा की ज्वाला में जलकर जयचंद गौरी का भागीदार हुआ, धोखे से पकड़ा पृथ्वी को शेर असहाय मजबूर हुआ। तो जयचंद के बारे में जैसा कि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि उसने पृथ्वीराज जी से गद्दारी की और वो दुश्मन से मिल गया। तो उस पर मैंने आगे लिखा है, जब ये बात संयोगिता जी को मालूम पड़ी, जो उनकी महारानी थी, तो उन्होंने क्या किया। सुन पराजय स्वामी की संयोगिता ने अग्नि को वरण किया, कर बलिदान अपना जीवन छत्राणी धर्म निभा दिया। गौरी के बंधन में पृथ्वी ने घोर यातना पाई, जकड़ा शरीर जंजीरों में आंखों की ज्योति गंवाई। अब यहाँ पर उनके मित्र चंद्रवरदाई की भूमिका शुरू होती है। जब अंत समय में जब पृथ्वीराज चौहान जी को जंजीरों से जकड़ दिया गया था, तो मैंने अब उसमें लिखा है कि किस तरह से चंद्रवरदाई ने अंत में उनका साथ दिया अपने दोहों के माध्यम से। और इनका दोहा चर्चित है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज जी ने इस दोहे को सुन करके अपने दुश्मन का अंत कर दिया। मैंने लिखा है, अंत समय में चंद के दोहों ने चमत्कार किया, नेत्रहीन पृथ्वी ने गौरी को शब्द बाण से मार दिया। बहुत अच्छे। मातृभूमि पर कुर्बानी जग में अमर रहेगी, पृथ्वी और चंद की गाथा सदियों तक याद रहेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जन जन के मन में बसता बेटा हिंदुस्तान का, रहेगा नाम अमर पृथ्वीराज चौहान। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भ्रमर जी। निश्चित रूप से जब कविताएं अपने देश के महानायकों पर लिखी जाएंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में राष्ट्रवाद की उस भावना का तीव्रतम संचार होगा जो इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य करेगी, देश के वैभव को बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको भ्रमर जी। आपने एक बहुत ही अच्छे पात्र पर और बड़ा ही ऐतिहासिक पात्र में अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। सभी सुधी दर्शक यहां पर हमको सुन रहे हैं, सबको ये इतिहास पता है। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार पृथ्वीराज चौहान जीते, एक मर्यादा को निभाते हुए, भारत की उस गौरवशाली परंपरा, उस संस्कृति को निभाते हुए, जहां शत्रु को भी क्षमादान करने का हमारा संकल्प रहता, उस परिस्थितियों में जब एक बार मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो मोहम्मद गौरी ने एक बार भी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर दया नहीं की। उनको गजनी लेकर चला गया, अपने अफगानिस्तान में लेकर जब वो उनको गया, अफगान में लेकर गया, तब उसके ऊपर उन्होंने बेहद अत्याचार किया गौरी ने। और तब की वो परिस्थितियां देखिए कि एक भारत का राजा हथकड़ियों से बंधा हुआ, उसकी आंखें निकाल ली गई। चंद्रवरदाई उनका कवि मित्र उनके साथ था। मैं ये प्रसंग आपको इसलिए बता रहा हूं कि कवियों का इतिहास, कवियों का रोल, कवियों की संस्कृति इस राष्ट्र के अंदर क्या रही है, जो कविता आपने भ्रमर जी सुनाई है, इसलिए संदर्भ मुझे याद आ गया। जब चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को बांधकर ले गया मोहम्मद गौरी, तब उन्होंने उसको घायल कर दिया। और उस घायल परिस्थितियों में जब पृथ्वीराज चौहान के आंख भी नहीं थी, तब किसी ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। तब गौरी ने कहा कि इतना ही बड़ा योद्धा है तो जरा मुझे शब्द भेदी बाण चलाकर दिखा, मैं ऊपर बैठा हूं। वो कहते हैं कि काफी ऊपर ऊंचाई पर जाकर सुल्तान गौरी जब बैठ गया, पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जब
तीर का संधान उन्होंने किया तो इशारों में एक कवि ने अपना कर्तव्य निभाते हुए चंद्रवरदाई ने इशारों में कहा, कविता के माध्यम से कहा कि 4 बास 24 गज, इशारा दिया, संकेत दिया कि सुल्तान कहां पर बैठा है, आंखें घायल हैं, आंखें उसके है नहीं। और देखिए किस प्रकार से उन्होंने गौरी का वध किया। एक घायल शेर ने भी जब कहा, चंद्रवरदाई ने कविता के रूप में एक दोहा सुनाते हुए कहा कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और ये शब्द कहने की देर थी, ऐसा तीर चला, सीधा ना पता हुआ मोहम्मद गोरी की छाती को भेद गया और वहीं पर मोहम्मद गोरी ढेर हो गया। ये भारत का गौरवशाली इतिहास, ये भारत के कवियों का गौरवशाली इतिहास। इसलिए बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं भ्रमर जी को, बहुत बहुत साधुवाद आपको भ्रमर जी, आपने एक अच्छे विषय पर कविता लिखी। अगले कवि की ओर चलना चाहता हूं, रस का परिवर्तन करना चाहता हूं। हमारे बीच में आगरा से पधारे हैं रजनीश उपाध्याय जी। श्रृंगार की बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं। श्रृंगार रसों को कई बार हम कविता में कहते हैं कि रसों का राजा होता है, रसराज कहा गया है श्रृंगार को। उस विषय पर कविता हमारे बीच आगरा से लेकर आए हैं रजनीश उपाध्याय जी। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं, आपकी जोरदार तालियां मिले रजनीश उपाध्याय जी। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, सारे दर्शकों को भी प्रणाम नमन करता हूं और बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। मोहब्बत में भी करता हूं मगर दिल साफ रखता हूं। बहुत बढ़िया। मोहब्बत में भी करता हूं मगर दिल साफ रखता हूं, न मन में वासना कोई न कोई पाप रखता हूँ। और वही महबूब है मेरे, वही मेरी इबादत है। क्या बात। वही महबूब है मेरे, वही मेरी इबादत है। मैं अपने मन के मंदिर में सिर्फ माँ बाप रखता हूँ। मैं अपने मन के मंदिर में सिर्फ माँ बाप रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और देखें जी। न चांदी याद आती है, न सोना याद आता है। न चांदी याद आती है, न सोना याद आता है। हमें परदेस में वो घर का कोना याद आता है। बहुत अच्छे। हमें परदेस में वो घर का कोना याद आता है। हंसी दर है, हंसी घर है, हंसी है मखमली बिस्तर। हंसी दर है, हंसी घर है, हंसी है मखमली बिस्तर। मगर फिर भी हमें माँ का बिछोना याद आता है। बहुत अच्छे। मगर फिर भी बहुत बढ़िया। हमें माँ का बिछोना याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां देखें जी। कि हजारों ही तरीकों से ये अपना काम करती है। हजारों ही तरीकों से ये अपना काम करती है। न जाने मुफलिसी किस किस तरह बदनाम करती है। हम मेरे इन भूखे बच्चों को फकत मिल जाए 2 रोटी। मेरे इन भूखे बच्चों को फकत मिल जाए 2 रोटी। कोई माँ इसलिए भी अपना तन नीलाम करती है। कोई माँ इसलिए भी अपना तन नीलाम करती है। और 4 पंक्तियां देखें कि बनावट से हकीकत का कभी साझा नहीं होता। बनावट से हकीकत का कभी साझा नहीं होता। किवाड़ों से किसी के घर का अंदाजा नहीं होता। क्या बात, क्या बात। कलंदर कुछ सिकंदर से ज्यादा
मस्त रहते हैं। कलंदर कुछ सिकंदर से ज्यादा मस्त रहते हैं। बड़े महलों में रहने से कोई राजा नहीं होता। बड़े महलों में रहने से कोई राजा नहीं होता। और 4 पंक्तियां देखें कि क्षमा के पास परवाना जवानी छोड़ जाता है। क्या बात। क्षमा के पास परवाना जवानी छोड़ जाता है। मोहब्बत में शहादत की कहानी छोड़ जाता है। और भ्रमर के प्यार की चाहत जरा पूछो कुमुदनी से। भ्रमर के प्यार की चाहत जरा पूछो कुमुदनी से। कली के जर्रे जर्रे पे निशानी छोड़ जाता है। क्या बात। कली के जर्रे जर्रे पे निशानी छोड़ जाता है। और देखिए 4 पंक्तियां कि गर्दिश के दानवों ने इतना डरा दिया। गर्दिश के दानवों ने इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, इतना डरा दिया। मजबूरियों ने उसे खुद हरा दिया। क्या बात। मजबूरियों ने उसे खुद हरा दिया। बच्चों की भूख उस पे गरीबी पहाड़ सी, गरीबी पहाड़ सी, गरीबी पहाड़ सी। गुर्बत ने माँ के जिस्म का सौदा करा दिया। क्या बात। गुर्बत ने माँ के जिस्म का सौदा करा दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। उपाध्याय जी बहुत बढ़िया। रजनीश उपाध्याय जी ने बहुत ही मार्मिक कविता यहाँ पर आपके बीच रखी कि गुर्बत ने माँ के जिस्म का सौदा करा दिया। मित्रों, ये उधर की आग, ये पेट की भूख, न जाने जीवन में कौन सा समझौता करा दे आपसे। बहुत ही मार्मिक रचना। मेरे को 4 पंक्तियाँ कभी अपनी कही याद आती हैं कि घर की इज्जत को बचाने के लिए एक नारी जब समर्पण निभाती है समाज के प्रति, तो देखिए कैसी परिस्थितियों में से भी वो अपने घर को बचाकर ले जाती है, घर को सुरक्षा प्रदान करती है, भूख को मिटाती है अपने परिवार की। देखिए कि घर की इज्जत को बचाने के लिए, घर की इज्जत को बचाने के लिए, महज चंद रोटियां कमाने के लिए उसने खुद को पानी पानी कर लिया, सिर्फ उधर की आग बुझाने के लिए। सिर्फ उधर की आग बुझाने के लिए। और बहुत ही मार्मिक रचना यहाँ पर रजनीश उपाध्याय जी ने सुनाई। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अगले कवि की ओर चलते हैं। यहाँ पर रजनीश उपाध्याय जी ने, जैसा मैंने कहा, कि बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। एक और हमारे कवि बीच में, हमारे देव कुमार पंवार जी। आप भी समसामयिक विषयों पर लिखते हैं, सामाजिक विसंगतियों पर लिखते हैं। और मैंने एक बार इनकी रचना, मुझे याद आता है, मैं देव जी आपसे अनुरोध करता हूँ, आपकी एक जल पर रचना है, जल की अभिव्यक्ति कही गई है उसमें, आप उसको सुनाएं तो मुझे लगता है कि और आनंद आएगा हमारे दर्शकों को। क्योंकि सामाजिक विसंगतियों पर जब एक कवि प्रहार करता, अपनी लेखनी को चलाता, तो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों तक वो संदेश भी पहुंचता है जो सतमोला कवियों की चौपाल सदा कविता के माध्यम से देती रही है। मैं आवाज देता हूं देव कुमार पंवार जी को। आप तालियों से स्वागत कीजिए देव कुमार पंवार जी। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और एक कविता है जल के ऊपर, और जल को हमारे यहाँ देवता कहा गया है जी। और जल यदि अपनी अभिव्यक्ति करेगा तो वो खुद में ही एक दर्शन बन जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सुनसान अकेली बर्फ की पहाड़ियों, बंजर हरियाली धरती की कोख से निकलकर आता हूँ मैं। निर्जन वीरान शमशान जैसे रास्तों से होकर आता हूँ मैं। तुम्हारे तपते गर्म होठों से लगकर तुम्हारी प्यास बुझाता हूँ मैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। हर कदम पर जल जल कर चलता हूँ मैं, इसीलिए तो जल
कहलाता हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी सारी व्यथा, बीमारी, गंदगी को अपने अंदर समेट जाता हूँ मैं। नालियों में, नदियों में, सड़कों पर फैलाने के बाद भी, गिरा हुआ होने के बाद भी तुम्हारे लिए ही ऊपर उठ जाता हूँ मैं। क्या बात। तुम्हारे सूखे खेतों, बंजर जमीनों, खाली तालाबों को तुम्हारे लिए ही भर जाता हूँ मैं। तुम्हारी हर खुशी के लिए जल जल कर तुम्हें जिला जाता हूँ मैं। इसीलिए तो जल कहलाता हूँ मैं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे भाई। एक और कविता है और ये एक शायरी है। जी जी। तो तू ही तू, स्वागत, तू ही तू, जिधर देखता हूँ कि तू ही तू है, इसलिए हर तरफ सजदे किए जा रहा हूँ मैं। बेदीद न हो जाए आंखें बंद करके, ताउम्र इसलिए जगता रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं वो कैसी गजल है, जिसके अल्फाज तरासे ही जा रहा हूँ मैं। जर्रे जर्रे में है रोशन, फिर किस लिए सबको रास्ता दिखला रहा हूँ, दिखला रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे। चुन चुन के लाए है सब अपनी वफा, ऐसे कातिलों में भी वफा निभा रहा हूँ मैं। मौत और जिंदगी हो गई है बराबर, फिर भी मस्ती में गुनगुना रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। देव कुमार पंवार जी, आपने 2 विषय रखे और दोनों ही बहुत सार्थक। जब आपने सामाजिक विसंगतियों पर जल कविता के माध्यम से कहा और उसके बाद आपने अपना एक उम्र का जो अनुभव होता है, इस उम्र का जो दौर होता है, उसमें श्रृंगार की कविताएं भी हृदय में फूटती हैं, तो आपने एक रचना उस पर भी पढ़ी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। 4 पंक्तियां कहीं मुझे याद आती हैं अपनी, कि जब से तुमसे रूठ गया हूँ। आपकी कविता का, आपकी गज़ल का सार कहता हूँ कि उम्र के दौर में क्या होता है, परिस्थितियां कैसे बनती हैं कि जब से तुमसे रूठ गया हूँ, सच कहता हूँ टूट गया हूँ। क्या जब से तुमसे रूठ गया हूं, सच कहता हूं टूट गया हूं, और आगे बढ़ने की इस जिद में वर्षों पीछे छूट गया हूं। वर्षों पीछे छूट गया हूं। तो प्रेम ऐसी ही अभिव्यक्ति का नाम है। जब हम आगे बढ़ने की जिद कहीं ठान लेते हैं, तो शायद कहीं पीछे छूटने का भी एक अवसर रहता है, एक चांस रहता है। उसको भी ध्यान रखें और सदैव ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं सतमोला कवियों की चौपाल में आपकी इस अच्छी कविता के लिए देव कुमार जी। अगले कवि की ओर चलना चाहता हूं। हमारे बीच में अमित बेनाम जी हैं। बहुत अच्छी रचनाएं, मैंने कई बार उनको सुना, तो लगता है कि एक अच्छा कवि आज सतमोला कवियों की चौपाल पर यहाँ उपस्थित हुआ है। प्रत्येक विषय पर जिसने अपनी लेखनी को चलाया, अपनी कलम को चलाया, ऐसे अमित जी हमारे मध्य में, अमित बेनाम जी। उनकी उपस्थिति को आपके दर्शकों की तालियों से आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अमित बेनाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अमित बेनाम आपके सामने चंद पंक्तियां लेके जी। कि आंसू से तर रुमालों में, आंसू से तर रुमालों में, जी रहा हूँ उसे ख्यालों में। आंसू से तर रुमालों में, जी रहा हूँ उसे ख्यालों में। गई कहाँ वो नर्म उंगलियां, गई कहाँ वो नर्म उंगलियां, रेंगती थी जो मेरे बालों में। क्या बात। आंसू से तर रुमालों में। और बयां न होगा ये दर्द लम्हों में, बयां न होगा ये दर्द लम्हों में, लिखा गया जो इतने सालों में। क्या बात। आंसू से तर रुमालों में, जी रहा हूँ उसे ख्यालों में। और जिस लड़की के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, वो आज मुझे मेरे रिसालों में, मेरी किताबों में, मेरी कविताओं में ढूंढती है।
कि वो कौन लड़की जिसके लिए मैं कविता कह रहा हूँ, तो उसी की लाइन है जी कि देख ना पाई जो चाहत को मेरी, देख ना पाई जो चाहत को मेरी, ढूंढती खुद को मेरे रिसालों में, आंसू से तर रुमालों में, जी रहा हूँ उसे ख्यालों क्या बात। में। और इसका अंतिम पंक्तियां जी जी के मार ही डालेगी बेरुखी उसकी, मार ही डालेगी बेरुखी उसकी, फिर जहर क्यों है उसके प्यालों में, आंसू से तर रुमालों में, जी रहा हूँ उसे ख्यालों में। तो ये मेरी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और इसके साथ मैं एक माँ के ऊपर भी चंद पंक्ति जी जी जी, स्वागत स्वागत। मुंह में मेरे हर वक्त घी का निवाला है, मुंह में मेरे हर वक्त घी का निवाला है, माँ ने मुझे मेरी बड़े नाजों से पाला है। क्या बात। मुंह में मेरे हर वक्त घी का निवाला है, माँ ने मुझे मेरी बड़े नाजों से पाला है। वही गीता मेरी, वही कुरान मेरी है, वही गीता मेरी, वही कुरान मेरी है, मेरी मस्जिद वही, वही मेरा सिवाला है। क्या बात। माँ ने मुझे मेरी बड़े नाजों से पाला क्या है। बात, क्या बात। सूखे न लब मेरे ये जिंदगी में मैं कभी, सूखे न लब मेरे इस जिंदगी में कभी, माँ मेरी मेरा अमृत का प्याला है, मुंह में मेरे हर वक्त घी का निवाला है। क्या बात। माँ ने मुझे मेरी बड़े नाजों से पाला। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अमित बेनाम जी। और ये सतमोला कवियों की चौपाल का ये मंच ऐसे ही नए कवियों के लिए वरिष्ठ कवियों के साथ में एक अवसर देने का कार्य करता है। मित्रों, अमित जी आपने लिखा, अमित आपका नाम है बेनाम, अमित बेनाम। मैं आपको ये विश्वास जताता हूं सतमोला कवियों की चौपाल की इस एपिसोड के बाद, आपके काव्य पाठ के बाद आप बेनाम नहीं रहेंगे। पूरा देश आपको इस कविता के माध्यम से आज जान जाएगा। और आप लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, आप में भी यदि कोई प्रतिभा छिपी है आपके अंदर, आपके भीतर भी यदि कविता लिखने की चाहत है, यदि आप भी कविता सुनाना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है आप हमारे को कॉल कीजिए। सतमोला कवियों की चौपाल का ये मंच सदैव आपके लिए बनाए। आप आए, आपका स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां सार रूप में कविता की कहता हूं। अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे कि जमी धूल की परत हटाने वाला भी एक गीत लिखो। 4 पंक्तियां कहता हूं इस एपिसोड के अंत में, और आप लोगों से विदा लूंगा इन 4 पंक्तियों के साथ कि जमी धूल की परत हटाने वाला भी एक गीत लिखो, दुश्मन को तुम धूल चटाने वाला भी एक गीत लिखो, और इश्क मोहब्बत के गीतों को लिखने का ये समय नहीं, और भगत सिंह सा शीश चढ़ाने वाला भी एक गीत लिखो। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रवीण आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं। मनोरंजन के इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, साहित्य, भारतीय मूल्यों के प्रसार के लिए और इन सब बातों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का निर्माण करना वाकई साहित्य और समाज की सेवा है।
हम जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको विभिन्न माध्यमों से समाज तक ले जाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए अपने देश में हजारों वर्षों से अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कला, संगीत, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और वर्तमान में फिल्में इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसी के द्वारा हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इन सब माध्यमों से समाज तक पहुंचती है। तो आज हम सब कवियों की जिम्मेदारी है, हम सब का ये दायित्व है कि अपनी कलम का उपयोग करते हुए इस वैमनस्यकारी जो ताकतें हैं, जो विचार है, उनका विरोध करने में लगाएं और आज अपनी कलम का उपयोग करते हुए देश को एक करने में हमारी कलम चलनी चाहिए, हमारा विचार उसके माध्यम से व्यक्त होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सतमोला कवियों के चौपाल के माध्यम से 18 वर्षों से जो एक महायज्ञ चल रहा है, वो आगे भी निरंतर चलता रहेगा और देश समाज को एक दिशा देने का जो सार्थक प्रयास इस के माध्यम से चल रहा है, वो भी आगे निरंतर चलाने की आवश्यकता महसूस होती है। इस माध्यम से आपने ऐसे नवांकुर 10,000 से अधिक कवियों को भी मौका दे करके और उनके प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है, जिसके कारण से आज जो नवांकुर कवि आपकी इस चौपाल के अंदर आए और जो आज देश के ख्यात ऐसे कवियों की सूची में उनका नाम आता है, तो यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है और यह अनवरत आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। कवियों को आज के इस वातावरण के अंदर समाज को एक दिशा देने का काम, समाज को परिष्कृत करने का काम, समाज के अंदर सकारात्मक वातावरण बनाने का काम यह निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़े, जिसके कारण से भारत विश्व के सर्वोच्च स्थान पर यानी पुनः विश्वगुरु सिंहासन के ऊपर विराजमान हो, तभी हम दुनिया के सिरमौर देश बन पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी आमंत्रित कवियों और आयोजकों का हार्दिक साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री नरेंद्र कुमार जी। आपके इस शुभकामना और आशीर्वाद और पाथे से सतमोला कवि चौपाल को भविष्य में लंबे समय तक हमें सबल मिलता रहेगा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।